अब बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार की राजनीति में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहार का सियासी पारा हाई हो रहा है। जब पिछले कई दिनों से खबरें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए से काफी नाराज चल रहे हैं और वे इंडिया गठबंधन का हाथ थाम सकते हैं। नीतीश ने तो इन अफवाहों पर चुप्पी नहीं तोड़ी, मगर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान ने राजनीति के गलियारों में सनसनी फैला दी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि जेडीयू के 4 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। जब 2 नेता पटना में और 2 नेता दिल्ली में बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब दिल्ली में बैठे अमित शाह बिहार की सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बिहार की राजनीति बीजेपी की मुट्ठी में है। जब बिहार का मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ केंद्र सरकार चलाती है। जब तेजस्वी के इस बयान से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल हाल ही में मीडिया से बातचीत करने के दौरान जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बात समझिए, बिहार सरकार पर बीजेपी का पूरा कंट्रोल है। अमित शाह बिहार सरकार चला रहे हैं। जब जेडीयू के 4 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, जब 2 दिल्ली और 2 पटना में हैं। तेजस्वी के इस बयान ने नीतीश और बीजेपी के रिश्तों पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। जब सम्राट चौधरी के प्रगति यात्रा में शामिल होने की राजनीतिक मायने समझे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जब पिछले सोमवार से बेतिया जिले से अपनी प्रगति यात्रा शुरू की थी, तब भाजपा या फिर एनडीए घटक दल के आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। जेडीयू नेता और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ही उनके साथ बेतिया और फिर मोतिहारी दोनों जगहों पर थे। तब ये कहा गया कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री भी अपनी यात्रा में अकेले ही रहे हैं। वैसे भाजपा की एक महिला मंत्री एक जगह जरूर नजर आई थी, जहां इस पर कहा गया कि समीक्षा बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। जहां हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया हाउस के कार्यक्रम में ये कहा था कि बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यह भाजपा और फिर जदयू मिलकर के तय करेगा। जदयू को इस बात पर हैरानी हुई क्योंकि पूर्व में जब एनडीए की समन्वय समिति की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई थी, तब यह तय हो गया था कि विधानसभा का अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। दोस्तों बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री और एनडीए गठबंधन के सहयोगी जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के दर्जन भर नेता एनडीए के संपर्क में हैं, जल्द ही एनडीए के साथ आ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एनडीए गठबंधन सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। कहीं किसी पार्टी के बीच मनमुटाव नहीं है, आप लोग अफवाह पर ध्यान न दें। वहीं पर तेजस्वी यादव के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। या वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, या उनका कोई जनाधार नहीं है। सीएम नीतीश कुमार बहुत अच्छे से बिहार चला रहे हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव होना है, लेकिन अभी से ही अलग अलग सियासी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स वाली रणनीति शुरू कर दी है। वहीं पर चुनाव से पहले ऑफर देने का दौर भी शुरू हो चुका है। फिलहाल आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दिया है। वहीं पर भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को अपने बयान एक क्लियर मैसेज देने का भी काम किया है। जब भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार यदि इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं तो फिर उनका स्वागत है, लेकिन आरजेडी के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि यदि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ भी आते हैं तो साल 2025 विधानसभा चुनाव में वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जब बिहार की जनता ने तेजस्वी की ताजपोशी पहले ही कर दी है, जब अब नीतीश कुमार की उम्र अधिक हो गई है, वह तेजस्वी को आशीर्वाद देकर के चले जाएंगे। वहीं पर भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने और फिर इंडिया गठबंधन के साथ आने के संबंध में कहा कि नीतीश कुमार शुरू से ही समाजवादी नेता रहे हैं, और यदि एनडीए गठबंधन में वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के दरवाजे उनके लिए सदैव खुले हुए हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजनीति में कोई भी अस्थायी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता है, परिस्थितियों के साथ समझौता किया जाता है। वहीं पर भाई वीरेंद्र ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर के कहा कि बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ मारपीट की घटना काफी निंदनीय है।
दोस्तों दिल्ली में एनडीए के नेताओं ने एक बैठक बुधवार को की है, जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। जदयू, रालोसपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर नेता भी इस बैठक में हिस्सा रहे। इस बैठक ने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी कि आखिर एनडीए के अंदर क्या चल रहा है और इस बैठक का एजेंडा क्या रहा। जब बैठक में शामिल हुए नेताओं से इस बारे में बात करने की भी कोशिश की गई, जब वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के मंथन के कयास लगाए जा रहे हैं। जब बुधवार को दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जदयू से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, रालोसपा की ओर से उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, तेलुगु देशम से चंद्रबाबू नायडू समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जब बंद कमरे में यह बैठक हुई है, लेकिन कोई भी दल ये बताने को तैयार नहीं हुआ है कि इस बैठक में हम क्या तय हुआ है। दोस्तों बिहार में आए दिन फैक्ट्रियां खोली जा रही है, जिससे रोजगार के कई अवसर राज्य में बनते दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में 2026 तक 9 नई एथेनॉल फैक्ट्रियां खुलने जा रही है, जिससे राज्य में यानी कि बिहार में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इन फैक्ट्रियों में से 13 करोड़ लीटर अतिरिक्त एथेनॉल का उत्पादन होगा, साथ ही 50,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा गन्ना और फिर मक्का की खेती करने वाले लगभग 20,000 किसानों को सीधे इसका फायदा होगा। जब बिहार में इन नई फैक्ट्रियों के खुलने से गन्ना उत्पादकों की चीनी मिलों पर निर्भरता कम हो जाएगी। नई फैक्ट्रियां राज्य के 8 जिलों में खुलेगी। आपको बता दें कि भागलपुर, बेगूसराय, कैमूर, मुजफ्फरपुर, बार, जमुई और वैशाली में एक, जबकि बक्सर में 2 स्थानों पर खोली जाएगी। जब भागलपुर और कैमूर में एथेनॉल का उत्पादन मार्च 2025 से शुरू होने की संभावना है। मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार में 12 एथेनॉल फैक्ट्रियां काम कर रही है, जो कि 56 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करती है। इनमें से 60% एथेनॉल दक्षिण भारत के राज्यों में भेजा जाता है। राज्य में एथेनॉल की स्टोरेज क्षमता केवल 15 करोड़ लीटर है, जो कुल उत्पादन के 1/3 से भी कम बताया जाता है। 2018 में बिहार में केवल 5 करोड़ 77 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन होता था, जब पिछले 7 सालों में एथेनॉल उत्पादन में 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। जब बिहार में नई फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद गन्ना और फिर मक्का की खेती का क्षेत्रफल 13 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 17 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकता है। बिहार में गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान और फिर समस्तीपुर में क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। वहीं पर मक्का उत्पादन के प्रमुख जिले कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर, अररिया और दरभंगा जिला शामिल है। दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षा कोष ऐप में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे अब शिक्षक फर्जी हाजिरी लगाने में सक्षम नहीं होंगे। ये कदम शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। अब शिक्षक केवल स्कूल के 500 मीटर के दायरे में रहकर ही अपनी हाजिरी लगा सकेंगे। जी हाँ, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि शिक्षक वास्तव में स्कूल में मौजूद हैं और शिक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी का पालन कर रही है। अब सवाल होगा कि आखिर बदलाव क्या होगा। तो आपको बता दूं कि इस ऐप में अपडेट के बाद अब ये सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षकों को अपनी हाजिरी केवल उस समय और फिर उस स्थान पर लगानी होगी जब और जहां वे स्कूल में मौजूद हों। ऐप में लोकेशन आधारित तकनीक को लागू किया गया है, जिसके तहत शिक्षक को अपनी हाजिरी स्कूल के 500 मीटर के दायरे में रहकर ही लगानी होगी। वहीं पर अगर शिक्षक फ्लाइट मोड में रहते हैं या फिर लोकेशन सर्विस को बंद कर देते हैं, तो फिर ऐप अपने आप लॉग आउट हो जाएगा और शिक्षक हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। इस बदलाव से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा रहे हैं और फिर स्कूल में अपनी उपस्थिति को सही तरीके से दर्ज करवा रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य शिक्षकों की जिम्मेदारी को बढ़ाना और फिर शिक्षण गुणवत्ता को सुधारना है। जब पिछले कुछ समय में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि कुछ शिक्षक स्कूल में ना रहते हुए भी अपनी हाजिरी लगा देते थे, जिससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता था बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभावित होती थी। इस तरह की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए ये नया कदम उठाया गया है। दोस्तों नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संयुक्त राष्ट्र रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि भारत रत्न से काम नहीं चल पाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जिंदगी भर ऐसा काम किया है कि उनको भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चारा घोटाला, रेल घोटाला, नौकरी के लिए जमीन घोटाला किया है। ऐसे कार्यों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। विपक्ष से कहना है कि आप
आपको पुरस्कार यूएनओ से मिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की महिमा को विश्व भर में लालू जी ने पहुंचाया। या इनको देश का रत्न नहीं मिल सकता, इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का रत्न मिलना चाहिए। जब उनके इस बयान के बाद माना जा रहा था कि राजद की तरफ से भी पलटवार होगा और फिर इसकी शुरुआत राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने की है। गिरिराज सिंह के बयान पर गुस्सा जाहिर करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि भेड़ बकरी और फिर मुर्गा मछली खाने वाला व्यक्ति आज लालू पर उंगली उठा रहा है। गिरिराज सिंह को समझना होगा कि 7 जन्म लेकर भी वे लालू यादव की बराबरी नहीं कर सकते। लालू यादव का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों, अंतरजातीय विवाह योजना के तहत जातीय भेदभाव को खत्म करने और फिर सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ये योजना उन कपल्स के लिए है, उन लोगों के लिए जो अलग अलग जातियों से आते हैं और समाज में बदलाव लाने का साहसिक कदम उठाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें कि अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े अक्सर परिवार और फिर समाज से समर्थन न मिलने के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। 2013 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहन देना और फिर समाज में समानता और फिर एकता को बढ़ावा देना है। यह योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य जातीय भेदभाव को समाप्त करना और फिर समाज में समानता और फिर एकता को बढ़ावा देना है। सरकार ऐसे कपल्स को प्रोत्साहित करती है जो कि सामाजिक बाधाओं को तोड़ करके अंतरजातीय विवाह करते हैं। जहाँ अंतरजातीय विवाह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। ये योजना न केवल कपल्स को आर्थिक सहायता देती है बल्कि उन्हें सामाजिक स्वीकृति और फिर समर्थन भी प्रदान करती है। दोस्तों, 5 सितंबर को पटना के बापू सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भजन रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसे ही गायिका देवी ने गाया तो फिर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इसका विरोध करने लगे। इसे लेकर के वे हंगामा करने लगे और मंच से जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिसके बाद गायिका देवी से बीजेपी नेताओं ने माफी मंगवाई। देवी ने जब माफी मांगी तब मामला शांत हुआ। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे भी मौजूद थे और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम इस भजन का बीजेपी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किए जाने पर आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि संघियों और भाजपाइयों को जय श्री राम जय सीताराम के नाम एवं नारे से शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उसमें माता सीता का जयकारा है। ये लोग शुरू से ही